जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन में और मैं हूं आपके साथ वैशाली प्रसाद और मेरे साथ है गौतम रत्ना जी। हमारा शो आवाज भारत की में आप देखेंगे मैं एंकर वैशाली प्रसाद और साथ ही फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना जी के साथ गर्मा गर्म बहस उन सुर्खियों के ऊपर जो अखबार की खबर बन के रह जाती है। एक अखबार के उन छोटे छोटे पन्नों पे उनकी खबरें जो एक सुर्खियां बन के ही रह जाती है, उसके सवालों के जवाब हमारे शो पे आपको गौतम रत्ना जी और वैशाली प्रसाद यानी कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब हम देंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर कुछ बताइए। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से और मैं फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। हम जो ये शो लेकर आए हैं इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेपर्स में, अखबार में, न्यूज़ में जो पेपर पे जो आप देखते हैं वो एक बहुत छोटी खबरें बन के रह जाती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, पढ़ा और डाल दिया। लेकिन वो बहुत अहम मुद्दे होते हैं। तो ये बहुत दिन से था कि भाई हम कुछ ऐसा एक नया शो या नई चीज़ें कुछ करने जाएं। तो इस शो पर आप देखेंगे जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो देश के मुद्दे हों, चाहे वो बहुजन समाज से रिलेटेड हों, क्योंकि खास तौर से हमारा जो चैनल है वो बहुजन समाज के महापुरुषों पर बेस्ड है और उन्हीं पर हम उन मुद्दों को हम ज़्यादा बहुत मजबूती के साथ रखते हैं अपने दर्शकों के सामने। जैसे अगर बहुजन विचारधारा की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, स्वामी पेरियार नायकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बिरसा मुंडा, कबीर, रविदास, जितने भी महान पुरुष हैं इनकी आइडियोलॉजी को लेकर, इनकी आइडियोलॉजी तौर से, क्योंकि इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी के लिए काम करता है, महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के अधिकारों के लिए और जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करता है। तो जो अखबार की इस तरह की सुर्खियाँ हैं तो उन्हीं पर मैं डेली आपके सामने रहूँगा इस प्रोग्राम में और डेली हम उस मुद्दों पर, चाहे वो देश के मुद्दे हैं, चाहे वो विदेश से जुड़े मुद्दे हैं या वो बहुजन समाज या महिलाओं के से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पे उनके ऊपर लाइक रेप जैसे और अत्याचार जैसे या हत्याएं जैसे मामले होते हैं, उनको हम खास तौर से उठाते हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमें उम्मीद है, देखते रहेंगे। आवाज़ भारत की। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ अम्बेडकर नेशन से गौतम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन में और हमारा शो आवाज भारत की में। मेरे साथ मौजूद है गौतम रत्ना जी, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं मुद्दों पे, अखबारों के मुद्दों पे जो सुर्खियां काफी छोटी बन के रह जाती हैं। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टरों को सैलरी और रहने की व्यवस्था करे केंद्र। देखिए, सीधा सीधा मैं इसको इस मुद्दे से जोड़ता हूँ जिस तरह से ये कोर्ट को इंटरफेयर करना, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना, यही आपके इसमें है। तो अब यहाँ पर सरकार पर ही सवाल उठते हैं
कि सरकार एक तरफ तो उनको मोटिवेशन के लिए, उनकी रेस्पेक्ट के लिए हेलीकॉप्टर से, प्लेन से एक हॉस्पिटल के ऊपर फूल बरसाती है, या थाली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका साहस बढ़ाइए। तो जो बात हम बहुत पहले दिन से उठा रहे थे, वो चीज अब आपके सामने 2 महीने बाद आ गई कि आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनको फूल बरसा रहे हैं आप उनके स्वागत के लिए। जब उनके घर में खाने के लिए, उनके खर्चे के लिए उनको पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो क्या आपको लगता है कि कोई डॉक्टर मन से वहां पर ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी से निभाएगा? अगर मुझे मेरे शो का पैसा ना मिले तो क्या मैं इस शो को करने के लिए यहाँ बैठूंगा? या आपको पैसा ना मिले, आप शो करने के लिए कब तक बैठे? तो कहीं ना कहीं ये सरकार के जितने भी फैसले हमने अभी तक देखे हैं, वो पॉलिटिकल एजेंडा और एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में अभी तक दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर काम कुछ अच्छा नजर नहीं आता है, क्योंकि जिनको आप लगाइए, आप फूल बरसा रहे थे तो उस हेलीकॉप्टर में खर्चा नहीं होता है क्या? सेना का है, किसी का भी है। मैं समझता हूँ जितने फूल बरसाए उतने तो इनकी सैलरी नहीं बैठेगी। जितना एक हेलीकॉप्टर को घुमाने के लिए ये होगा, खर्चा होगा, सेना लगेगी उसके लिए, पूरे हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा, सारे डॉक्टर उस ग्राउंड में खड़े होंगे, उनको स्वागत होगा। उससे अच्छा तो मैं समझता हूँ कि उनको फूल ना बरसा करके, उनको तालियां ना बजा करके उनकी सैलरी सरकार को टाइम से देनी, तब वो शायद मैं समझता हूँ कहीं ज्यादा अच्छे से लोगों का इलाज करेंगे, लोगों की देखरेख करेंगे और लोगों का ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ये करना चाहूंगी कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर से जो फूल जो बरसाए गए थे सरकार ने, आपको नहीं लगता कि अगर जो सरकार ने जो खर्च उस पे किया और वही खर्च जो कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, क्या उनकी फीस माफ नहीं कराई जा सकती थी? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। ऐसे कई चीजें हमने देखी हैं, और फिर खास तौर से वो हो सकता है मेरे दर्शकों को या आपको या उनको लगे कि हम एक पर्टिकुलर एक भाजपा या सरकार के खिलाफ, ऐसा नहीं। हमें जो सरकार अच्छा लोगों के लिए करेगी, हम उसको अच्छा बोलने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। सेम इस तरह का ही मैंने एक माहौल देखा था, जो लोग ये क्या बोलते हैं आप कावड़ लेके जाते हैं, उनका वहां पर यूपी के एसएसपी डीएम एक हेलीकॉप्टर ले जाके उनका फूलों से स्वागत, और कावड़ ले जाना जहां तक मैं समझता हूं एक अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। आप खुद से सोच लीजिए, सिवाय एक आस्था और अंधविश्वास के अलावा उसमें मुझे कुछ नजर नहीं आता है, जिसके लिए सरकार पैसा खर्च करे। और वही लोग पीड़ित होकर के उनको अगर रोड पे जाएं तो उनके लिए सुविधाएं नहीं होती हैं, फिर कि वो बाथरूम कहीं खड़ा ले, या आपको 5 किलोमीटर, चलो आपको अगर आस्था से ही जोड़ के उनको रेस्पेक्ट देनी है तो उनको आप सुविधाएं दे दीजिए, आप उनको सुविधाएं दे दीजिए ना। तो आपका बिल्कुल सही सवाल है कि जो पैसा इस तरीके से, इस तरह के प्रमोशन में बहाया गया, या इस तरह की जो गोदी मीडिया ने जो पूरा दिखाया, उससे सरकार जो उनको ऐड देती है तभी तो वो दिखाते हैं ना, प्राइवेट चैनल वाला नहीं तो क्यों दिखाएगा? तो उस पैसे को आप जो पीड़ित लोग हैं उनके कहीं ना कहीं आप जो मेडिकल उनका ट्रीटमेंट का खर्चा है उसमें आप उनको एग्जेंट कर सकते थे, छूट दे सकते थे उसमें। ये बिल्कुल सरकार को इस तरह से, और अभी भी बहुत बुरे हालात हैं, आप देख रहे हैं अभी भी बहुत बुरे हालात कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को कहीं इलाज ढंग से नहीं हो रहा है। पहले तो लोग बीमारी को ये भी समझ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार मैं डॉक्टर्स देखता हूँ तो वो कुछ भी उठा करके सजेशन देने लगते हैं। अरे भाई, पहले आप उस पर रिसर्च करिए, उसका क्या हल हो सकता है, उस पर सोचिए। तो ये कहीं ना कहीं वही मानसिकता है कि हर चीज को धार्मिक रूप में जोड़ देना, जो हमारे देश में व्यवस्था चली आ रही है, ये बहुत देश की तरक्की के लिए एक बहुत रुकावट का रास्ता पैदा करता है। अब नेक्स्ट हेडलाइन सामने आई है कि सोनाली फोगाट अरेस्ट की गई और अब मिल चुकी उन्हें जमानत, टिकटॉक स्टार जो है। देखिए, ये हमने टॉपिक इसलिए रखा है आज के शो में, क्या अगर ये एक आम महिला होती और वो किसी की चप्पल से पिटाई करे, किसी सरकारी एम्प्लॉय की, तो क्या उसको इतनी जल्दी जमानत मिलता है? अगर आप देखेंगे कोई भी इस तरह के इंसिडेंट हैं
तो उसमें आम आदमी को इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलता, तो इनको क्यों मिली? क्या वो एक सेलिब्रिटी हैं? क्या वो एक खास विशेष सरकार से के उस पर सपोर्टर हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए जमानत दे देगी? अदरवाइज तो अगर आप सरकार के काम में बाधा डालने पर ऐसे केस लगते हैं कि जिसमें मैं अब तक जो हमने देखे हैं, हम उदाहरण भी दे सकते हैं। हमारा जो बहुजन यूथ का अभी एक ये लड़का, बहुजन यूथ का जो लड़का चंद्रशेखर है, वो बहुजन यूथ को वो कर रहा है अभी एज ए लीडरशिप। उस पर तो रासुका तक लगाया गया सरकारी काम में बाधा करने में और पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डालने में। तो एक तरफ तो आप अगर वो सेलिब्रिटी नहीं है, या वो दलित है, या वो छोटे कास्ट से आता है, छोटे वर्ग से आता है, बहुजन कम्युनिटी से आता है, उनको आप रासुका लगा देते हैं सरकारी काम में बाधा डालने पर, प्रदर्शन करने पर या कोई एजुकेशन करने पर। और एक तरफ आप सरकारी अफसर को जूते मारने पर, जूते से पिटाई करने पर, एक महिला क्या आपने बताया था, टिकटॉक स्टार, उनको 15 दिन के अंदर कितना टाइम हुआ है, अभी का केस है, जल्दी का उनको जमानत मिल जाती है। तो ये जो जजमेंट है, जो जजेस हैं, उनकी मानसिकता भी मुझे कहीं ना कहीं से इस जातिवादी मानसिकता से, या जो हमारे देश का सिस्टम चला रहा है, जो खराब सिस्टम है, उससे वो मानसिक ग्रस्त नजर आते हैं। ऐसे देखा जाए तो डिफरेंसेस की अगर बात करें तो हर जगह पे ही है, चाहे वो बॉलीवुड दुनिया हो या आम लोगों की दुनिया हो, हर जगह पे डिफरेंसेस जो है आमतौर पर देखने को बहुत ही मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि लौटने का वादा था लेकिन तिरंगे में से ही सही, क्या कहना चाहेंगे आप इस कैप्शन पे? देखिए, ये जो अभी जो चीन वाला जो बॉर्डर पे जो हुआ है, सबसे पहले तो हम शहीदों को नमन करते हैं, सलाम करते हैं और हम श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने बजाय चीन के आगे झुकने के और मतलब अपनी जान दे दी। तो इस पर भी सरकार को उस चीन की सरकार के साथ मिल बैठ करके, या जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, मैं समझता हूँ उनके साथ बैठ करके उसका जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिए, नहीं तो दोनों देशों को ही इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडलाइन है कि किसी भी प्रोजेक्ट पर नहीं होगा मजदूरों के पालियान का असर, हम टारगेट अपना पूरा करेंगे। पलायन का असर, हाँ। ये नितिन गडकरी जी का बयान है जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो आप बताइए कि ये जो कह रहे हैं, ये वोट से राजनीति, इन्होंने किस पर लिखा भी है, विशुद्ध राजनीति। तो ये एक आर्टिकल आता है डेली नवभारत टाइम्स के अंदर, विशुद्ध राजनीति, मतलब कि आप राजनीति के लिए आप जो चाहे जो मर्जी बोल दीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। अरे भाई, जब पूरे देश के जो शहरों के जो मजदूर हैं, जो वर्कर था, जो स्किल वर्कर है या वो लेबर है, जब वो अपने गांव चली गई, तो ये किस बिहार पे नितिन गडकरी कह रहे हैं इस बात को कि वो उसका असर नहीं होगा। अब मुझे अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करानी है कोई बिल्डिंग, और मैं किसी लेबर चौक पे जाऊंगा जहां आदमी ही नहीं मिलेगा काम करने के लिए, या मान लो वहां पे पहले 100 आदमी खड़े रहते थे, तो अगर 400 रुपए झाड़ी था और वहां पे 2 खड़े होंगे तो वो बोलेगा मैं तो 1000 रुपये लूंगा। और आर्थिक हालात भी देश के खराब हैं, तो 1000 रुपये जब आप 400 के लिए सोचना पड़ता था देश में, तो 1000 रुपये आप उसको कहाँ से दोगे? जब वहां पे आदमी नहीं होगा तो वो ज्यादा पैसे भी मांग सकता है ना। और जब आदमी नहीं होगा तो फिर उसका असर कैसे नहीं पलायन पर पड़ेगा, पूरे देश में पड़ेगा इसका असर। ये बिल्कुल एकदम निहायत झूठ है। और इसीलिए ये हमेशा मैं इस लेख को पढ़ता हूँ और अपने शो में रखने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये विशुद्ध राजनीति बहुत अच्छा, ये नवभारत टाइम्स में हमेशा ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, किसी ना किसी को इस तरह के उस पर ये एक उंगली उठाने का काम ये अच्छा पेपर में देते हैं। तो ये असर तो पूरा पड़ेगा, ये कहने से और पब्लिसिटी और गोदी मीडिया स्टंट से मेरे हिसाब से, इनके कहने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। अब सामने ही एक नई खबर आई है कि वीडियो बनाने वाले डॉक्टर को आखिर सस्पेंड क्यों किया गया, क्या कारण था? अब देखिए, ये भी उसी सरकार से जुड़ा मामला है कि एक डॉक्टर का सिर्फ इतना गुनाह है कि वो
हॉस्पिटल की कमियों को उजागर कर रहा है। जैसे जहां तक मुझे याद है, ये पीपीई किट का मामला कि भाई उन लोगों को, डॉक्टर्स को सेफ्टी रहे और वो उनको पीपीई किट दिए जाए, या वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, अगर वो वीडियो उसको वायरल कर देता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर वो लिखते हैं तो वो फिर सुनी नहीं जाती है, तो हो सकता है उन डॉक्टर्स के, जिस डॉक्टर ने ये काम किया उनके दिमाग में हो कि शायद सोशल अपडेट जब लाखों लोग देखते हैं किसी वीडियो को वायरल होता है, तो सरकार उस पर शायद सोचने को मजबूर होती है, और बजाय उसके प्रोत्साहन पर काम करने के सरकार उसको सस्पेंड कर देती है। तो आप देखिए कि ये सरकार की नाकामी है पूरी तरीके से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बुरी नाकामी, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, या किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी की सरकार हो। अगर इस तरह का है तो सरकार की नाकामियों को छुपाने की जो कोशिश की जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। अभी तक गैंगरेप का ये असर थम नहीं रहा है। अभी फिर से एक और खबर आई है कि जबरन कार में बिठाकर, यानी कि जबरदस्ती कार में बिठाकर एक औरत के साथ, एक युवती से गैंगरेप किया गया है। देखिए, जहां तक मैं देख रहा हूँ इसको पढ़ के, दिल्ली की कहानी, साहिबा डेरी दिल्ली के अंदर आता है ये। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ये बेटी बचाओ का जो नारा है ये कहाँ पर है? मतलब आप देखिए कि खुलेआम उठा करके उसको जबरन कार में बिठा करके एक यंगस्टर लड़की के साथ रेप करते हैं। तो ये सरकार की नाकामी के साथ साथ ये जो मानसिकता है ना महिला के प्रति या किसी लड़की के प्रति, ये आपके उन ग्रंथों से निकल के आती है। मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि महिला और शुद्ध दलित जिसको कहते हैं, अनुसूचित जाति जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं दंड के अधिकारी हैं। आप पुरुष प्रधान की मानसिकता से देश में जी रहे हैं और आप महिला के साथ जो मर्जी कर रहे हैं, तो डर ही नहीं है, भय ही नहीं है कि आप सब कुछ होगा, आपको सजा हो। और ऐसे केसेस में अगर कड़ी सजा मिले और पुलिस अपना ठीक से काम करे, मान लो वहां नहीं पकड़ पाए, हम मान सकते हैं इस बात को कि हर नाके पे तो हर किलोमीटर पे पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन उस हादसे के बाद अगर पुलिस का काम ठीक से हो, उस पीड़ित को पुलिस न्याय दिला पाए, चाहे वो सजा फांसी की हो, उम्र कैद की हो, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि जिससे कि इस तरह के जो हादसे महिला या लड़कियों के साथ होते हैं वो होना बंद हो जाए। सर माफ कीजिएगा कि मैं आपकी बात यहाँ पे बदल रही हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि जिस लड़कियों के साथ रेप होता है ये वाकई में गलत होता है, जिस तरह से उन लोगों के साथ हरकतें होती है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि हमारे किसी कानून में या पुलिस वालों ने या हमारी सरकार नहीं कहती इंसानों को कि जाके आप उसका रेप कर दीजिए? इंसानों के ऊपर होता है, हमारे किसी भी लॉ में या कानून में नहीं लिखा है ये कि रेप होना ही है, करना है। ये इंसान अपने आप करते, तो उसमें सरकार का क्या दोष है? इसमें सरकार क्या कर सकती है? नहीं, वही हमने बताया ना कि सरकार का जो पार्ट है बाद में तो अच्छा होना चाहिए ना, कि उस पीड़ित को न्याय मिले और इतनी कड़ी सजा पुलिस दिलवा पाए, ऐसे धाराएं उसके अंदर लगाई जाएं कि उस तरह के विक्टिम्स को अगर फांसी जैसे लेवल तक, मैं तो कह रहा हूँ कि रेप केस में फांसी होना चाहिए, तो पुलिस उसको साबित क्यों नहीं कर पाती है? जब खुलेआम ये हो रहा है, ये न्यूज़पेपर ऐसे तो लिख नहीं रहा है, इसने भी पूरा इन्वेस्टिगेट किया होगा, लड़की का इंटरव्यू भी किया होगा, तो अगर वो पुलिस सजा दिलवा पाए और लोग अपने मेंटेलिटी को, जो उनकी मानसिकता बनी हुई है कि महिला तो एक हमारी गुलाम है, वो घर में रहने के लिए है, या वो जैसे मर्जी महिला के साथ कर सकते हैं लड़की के साथ, अगर वो, मैंने दोनों बात कहा आपको कि पुलिस या प्रशासन या सरकार ऐसे मामलों में कड़ी सजा दिलवाए, और जब कड़ी सजा मिलेगी तो लोगों के अंदर भय बैठेगा, डर बैठेगा। दूसरी बात कि लोग उस मानसिकता से बाहर निकले जो हमारे देश में पुरुष प्रधान की मानसिकता आज भी बनी हुई है, जो हमारे धर्म शास्त्रों में, हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं ये आपको कह रहा हूं। अगला सवाल ये है कि अनलॉक तो चलता ही रहेगा, लेकिन एहतियात के उपाय बढ़ाए जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, अनलॉक तो चलता रहेगा, एहतियात के उपाय बढ़ाए जाएंगे।
अब देखिए ये एहतियात, वो कल भी हमने थोड़ा सा इस पे डाला था प्रकाश। एहतियात है क्या और एहतियात को आप कैसे मेंटेन करें? जब एक गरीब आदमी को आपने पैकेज देने की बात की है, वो एहतियात तो यही है ना कि इसका एहतियात जो अभी तक निकल के आया वो यही है कि आप हम फिजिकल डिस्टेंस बनाए, और फिजिकल डिस्टेंस बनाए तो आप फिर काम पे नहीं जा सकते हैं, आप बिजनेस नहीं खोल सकते हैं, आप काम शुरू नहीं कर सकते हैं। जब आप काम नहीं शुरू करेंगे और काम नहीं होगा आपके पास, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आप खाएंगे कहाँ से? अब यहाँ पर जो धनट वर्ग है, जिसका पैसा है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, मीडियम क्लास और लोअर क्लास को अगर आप छोड़ दें, वो तो सर्वाइव कर लेगा 3 महीने 2 महीने। लेकिन जो आपने पॉलिसी अनाउंस की है, ये एहतियात तभी तो आप कर सकते हैं कि जब उसके पास वो पैसा पहुंचे और वो अपने घर में रह करके अपना खर्चा चला पाए। दिल्ली में या दिल्ली जैसे शहर में, किसी बड़े शहर में आदमी जो रह रहा है, उसको महीने का कम से कम 8 से 10 हज़ार तो चाहिए। तो अभी तक तो कोई पॉलिसी ऐसा आया ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही बार सुना है कि वो 500 रुपए उसके अकाउंट में पहुंचे। उसके अलावा तो कोई पॉलिसी ग्राउंड पे नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट है कि 20 लाख का हमने पैकेज दे दिया। वो 20 लाख का पैकेज जब उस गरीब आदमी के अकाउंट में पहुंचेगा पैसा, तभी तो वो ये एहतियात को फॉलो कर सकता है ना, जो डिस्टेंस की बात हो रही है। और काम पर निकलेगा तो डिस्टेंस कैसे मेंटेन करेगा? तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले ये स्टेटमेंट देने से पहले, ऐसी प्रेस की देने से पहले सरकार को चाहिए कि उस पर ठोस काम करे, और जो उस तरह के गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में, क्योंकि जनधन अकाउंट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की थी सरकार ने, अब मुझे लगता है कि कोई घर ऐसा नहीं है, किसी गरीब का घर, जिसका उस फैमिली में से एक आदमी का अकाउंट बैंक में है। तो अगर एक आदमी का अकाउंट भी बैंक में है, तो जो सरकार के पैकेज है वो क्यों नहीं जा रहे? वो जब उसके अकाउंट में पैसा जाएगा तभी उस चीज को, एहतियात तो यही है, और तो कोई एहतियात ही नहीं है इसका। जो फिजिकल डिस्टेंस है वही एहतियात है इसका। तो जब उसको खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो तो काम पे जाएगा, काम पे जाएगा तो वो एहतियात दूरी पर कैसे बना सकता है? काम करेगा तो दूरी नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर एहतियात के तौर पर उसको आप एहतियात जो बरत सकते हैं, आप तभी बरत सकते हैं जब आपके अकाउंट में वो राहत पैकेज का पैसा पहुंचे। अब किराया माफ करने से कोर्ट का इनकार, जजों ने कहा कि संकट में मकान मालिक भी तो हो सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो हमारे दिल्ली सरकार है, ये दिल्ली का मामला है, शायद कोर्ट में गया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनका खर्चा जो है वो, या तो उनके पास बिजनेस नहीं है, उन्होंने कभी एक मकान बना लिया, 1 फ्लोर में वो रहते हैं, 2 फ्लोर रेंट पे दे दिए, उससे खर्चा चला। तो वो मकान मालिक कहाँ जाए? वो किससे गए? केजरीवाल की सरकार ने अनाउंस किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, कि मकान मालिक किराएदार से पैसा ना मांगे, छोड़ दें, दिल्ली सरकार पैसा उनको दे। तो अनाउंस तो कर दिया, प्रेस रिलीज कर दिया, क्रेडिट भी दे दिया, लेकिन क्या 3 महीने बाद कोई उनका प्रैक्टिकल काम ऐसा है जो कि ये दिखाई दे कि भाई ये अकाउंट नंबर आप दो, या ये हमारा साइट है, मकान मालिक जाकर के अपना रेंट एग्रीमेंट जो भी प्रूफ है वो वहां दें उसको, और उसके ब्याह पे उस एग्रीमेंट के हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो ये सरकारें क्या है, गुमराह करती हैं समाज को, चाहे वो सरकार कोई भी, क्योंकि आपने कोई पॉलिसी अभी तक भी अनाउंस नहीं किया कि भाई आप रेंट एग्रीमेंट भेजिए और ये सरकार की साइट है, ये वेबसाइट है, इस पर आप भेजिए और आपका अकाउंट नंबर उसके साथ ऐड ऑन करिए, और जो आपका किराया है वो सरकार आपको दे रही है। तो फिर मकान मालिक जो भी मकान मालिक कोर्ट में गए, वो इसलिए गए कि उनका खर्चा उसी से चलता है, उनका कोई बिजनेस नहीं था या उनका कोई काम नहीं था। तो ऐसा सरकार का अभी तक कोई प्लान सामने आया नहीं है। तो अगर सरकार ऐसा अनाउंस कर रही है तो उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर अनाउंस ही क्यों करते हैं? अनाउंस करते हैं क्या सिर्फ वोट लेने के लिए, लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए? तो फिर ऐसा अनाउंस ही क्यों कर रही है सरकार, क्यों करती है? अगला सवाल ये है, नेक्स्ट हेडलाइन, भारती काला पानी के करीब दौरे पर पहुंचे नेपाल के आर्मी चीफ।
देखिए वो कल परसों भी ये नेपाल का कई दिन से मसला चल रहा है। तो आप देखिए अब नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं वो आपके बॉर्डर तक दौरा कर रहे हैं कि आप बॉर्डर पे दौरा करने आर्मी चीफ का मतलब होता है कि वहाँ पर जो उनकी जो सेना है, जैसे हमारे देश की सेना है और हमारे यहाँ के जो भी चीफ हैं, अगर वो जाएंगे तो उनको एक शक्ति मिलती है कि भाई हमारे जो सेना के चीफ हैं वो आए हैं, शक्ति मिलती है, एक अंदर से ताकत। तो ये देखना होगा कि नेपाल ने तो अपनी सेना को बॉर्डर पे इसका मतलब है कि ताकत देनी शुरू कर दी। अब हमारा देश क्या कर रहा है वो अभी तक कोई नेपाल के बारे में कुछ खास अपडेट अभी तक मुझे नहीं लग रहा है, कहीं भी कोई प्रेस रिलीज या कोई ऐसा बयान, बल्कि उल्टा जो हमने कल दिखाया था कि वो तो पशुपतिनाथ मंदिर बनाने जा रहे हैं, उनको और फंडिंग करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब व गरीब स्थिति है। इस पर तो ज़्यादा हम यही कह सकते हैं कि भाई इस पर भी सरकार को कुछ सोच करके फैसला लेने की जरूरत है। बातचीत बेनतीजा पीएम बोले कि फसाने पर अब जवाब वो देंगे, बताइए। देखिए इसमें क्योंकि ये देश विदेश से जुड़ा मामला है, तो ये प्रधानमंत्री जी का बयान जो है बातचीत से कोई हल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इशारे करता है कि भारत और चीन का युद्ध भी हो सकता है, अगर उकसाया जाएगा या वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे हमारे देश के अगेंस्ट तो उस पर हम जवाब देंगे। तो ये ठीक है, अच्छा है अगर ऐसा होता है, और मैं समझता हूँ कि बातचीत से हल निकले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब इस तरह के एक दूसरे देश के कहीं युद्ध होते हैं तो हानि कोई बहुत छोटे रूप में नहीं होती है, वो हानि बहुत बड़े रूप में होती है, वो दोनों ही देशों का उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। बट ये आने वाले टाइम में देखना होगा कि हम लोग, क्योंकि 20 हमने पहले ही हमारे जो 20 शहीद में हमने उनको नमन और श्रद्धांजलि हम दोबारा से उनको देते हैं, और सरकार को इस पर कुछ न कुछ ठोस मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो आज के सवालों के जवाब आपको कैसे लगे, आप हमें हमारे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइए। और फिलहाल इस शो में इतना ही, और भी खबरों के लिए और ऐसे ही सवालों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि बहुजन की आवाज देश और विदेश तक पहुंचे। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुत करता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।